टेक्निकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का पार्ट 6 देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले थे, जो कि आपका एग्जाम्पल नंबर 10.11 है। यहाँ से स्टार्ट करने वाले थे। तो इसमें देखते हैं क्या दिया है। इसमें बेसिकली देखते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है, द फ्लो रेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैप। तो एक टैप है, टैप कुछ ऐसा सिलेंडर शेप का रहता है ना, ये ऐसा टैप गया है, सिलेंड्रिकल शेप का रहता है। इसका डायमीटर कितना है, इसका जो डायमीटर है वो है आपका 1.2 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1.25 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो उसमें से कितना फ्लो रेट है, तो फ्लो रेट इसका कितना है, फ्लो रेट है आपका फ्लो रेट। और देखो अभी इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये दिया क्या है, 0.48 लीटर पर मिनट दिया क्या है ये। बेसिकली फ्लो रेट तो बोला, लेकिन है क्या ये, लीटर किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। पर मिनट किसका यूनिट होता है, टाइम का। तो इसका मतलब ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम दिया हुआ है। ठीक है ना, तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जिसको हम लोग सिर्फ क्यू से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को मैंने क्यू से डिनोट किया, वो कितना दिया है 0.48 लीटर पर मिनट। अब इसको क्या करना है कि हमको लीटर में नहीं रखना है, डायमीटर आपका मीटर में है तो इसको भी मीटर क्यूब में करना है। तो एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखना कि 1 लीटर जो होता है वो होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख लेना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.48 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब तो हो गया। अब ये पर मिनट जो है उसको सेकंड में करना, मतलब डिवाइड बाय 60 होगा ये। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज दिस। अच्छा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया है ईटा, कितना दिया है 10⁻³ पास्कल सेकेंड। आफ्टर सम टाइम द फ्लो रेट इज इंक्रीज्ड टू दिस। अच्छा, मतलब ये Q1 पकड़ लो आप। अब फ्लो रेट क्या बढ़ गया, मतलब 3 लीटर पर मिनट में आने लगा कुछ समय बाद। तो मतलब वी वॉल्यूम बाय टाइम जो है, लेट्स से Q2 ले लो। ठीक है, ये लगता है पेन खत्म हो गया। तो जो कुछ समय बाद निकलता है वॉल्यूम पर मिनट, मतलब जो भी फ्लो रेट है वाटर का, वो कितना होता है, वो होता है 3 लीटर पर मिनट। ओके, तो इसको भी हमको किस में करना पड़ेगा, इसको हमको इसमें करना पड़ेगा, किसमें, मीटर क्यूब पर सेकंड में। ये मीटर क्यूब पर सेकंड था ना, ये वाला। तो ये हो गया 3 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, और पर सेकंड के लिए डिवाइड बाय 60 कर दो, तो ये हो गया मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है ना, ये समझ गया। तो मतलब Q2 दिए। अब बोला क्या है कि कैरेक्टराइज द फ्लो फॉर बोथ द फ्लो रेट्स। अच्छा, मतलब ये फर्स्ट फ्लो रेट है अपना Q1 वाला, ये सेकंड फ्लो रेट है। तो दोनों कौन सा फ्लो है, मतलब टर्बुलेंट फ्लो है या लैमिनार फ्लो है, ये हमको बताना है। तो लैमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो के लिए मैंने बताया कि रेनॉल्ड्स नंबर कितना आना चाहिए, है ना, उसके हिसाब से हम लोग को मालूम पड़ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले पहला निकालते हैं, फर्स्ट। तो देखो ये जो टैप है ना, टैप जो आपका नल है, ये कौन से शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है, ये पार्ट हाइट होता है h। तो इसका मतलब जो पानी है वो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट बेसिकली बहता है, मतलब अंदर से निकलता है ना। तो इसका मतलब ये हाइट एक डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वॉल्यूम जो आपकी रेनॉल्ड्स नंबर की, जो आपका रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला है ना, पहले हम लोग वो देखते हैं। तो वो क्या है आपका, RE इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वेलोसिटी रहता है, इंटू डायमीटर या डायमेंशन अपॉन ईटा, ये रहता है। ये रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला है, क्योंकि अगर ये तीनों हम लोग चारों का वैल्यू अगर डाल के कैलकुलेट करेंगे तो हमें RE का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम बता पाएंगे कि कौन सा फ्लो है, वो लैमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है। तो इसमें ये V जो है ना, ये वेलोसिटी है, बट वेलोसिटी टर्म यहाँ पे कहीं दिया नहीं है। और पहला डेंसिटी ऑफ वाटर है, बेसिकली वाटर बोला है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है हमें मालूम होना चाहिए, वो होता है 10⁻1000 होता है। ठीक है ना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर, ये हमको याद होना चाहिए। वेलोसिटी नहीं दिया है, डायमीटर दिया है ना, बोला ना डायमीटर 1.25, और विस्कोसिटी भी दिया है यहाँ पर, मतलब सब दिया है, ये दिया है, खाली वेलोसिटी नहीं दिया है। तो अब हमको क्या करना है कि वेलोसिटी को ही हमको वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको वॉल्यूम पर यूनिट टाइम दिया है ना, जिसको हम लोग Q1 और Q2 से डिनोट किए हैं। ठीक है, तो अभी वही करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका सिलेंडर का वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो साइड में मैं यहाँ पे करता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये बड़ा भी वॉल्यूम रहेगा, छोटा भी वेलोसिटी। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बताओ, πr² होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपको दिया गया वॉल्यूम पर टाइम दिया ना, तो डिवाइड बाय टाइम कर दो, खत्म। और इसको भी डिवाइड बाय टाइम कर दो। ठीक है, आपको दिया डायमीटर यहाँ पर, तो जो रेडियस है ना यहाँ पे, उसको डायमीटर में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं। अब देखो ये V/T है, वो मैंने Q ले सकता हूँ,
और अगर 1 का लेंगे, मतलब पहले वाले का लेंगे तो 1 ले लूँगा, मैं फिलहाल क्यू रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया पाए, आर को मैं करूँगा डी में तो d/2 द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा h/t। अब मैंने क्या बोला था कि जो h है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली, वाटर यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, क्या होता है, और ये हो जाएगा पाई डी का स्क्वायर अपॉन 4, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को आप क्या बोल सकते हो, वेलोसिटी। तो ये जो q आया, ये q आपका ये आया, तो वेलोसिटी को आपको लिखना है ना यहाँ पे, वेलोसिटी का आपको इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या आएगा, फिर देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ये q इंटू 4 आएगा, 4 इधर आ गया, अपॉन पाई डी स्क्वायर आएगा, पाई इंटू डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो नीचे, इधर आएगा तो नीचे आएगा, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी के बदले आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है। q क्या है आपका, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, तो फॉर 1 हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जो रेनॉल्ड्स नंबर फॉर 1 के लिए क्या मिलेगा, डेंसिटी आपको पता है 10⁻³ है, वेलोसिटी जो है वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी क्या होगा, q इंटू 4 अपॉन पाई इंटू डी का स्क्वायर इंटू, और नीचे आपका वो भी है ईटा, और डी आपका डायमीटर, डायमीटर कितना है 1.25 इंटू 10⁻², ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट करना है बेसिकली, और कुछ नहीं, 10⁻3, और Q1 है ये, मतलब पहले वाले निकाले तो Q1 कितना है, इतना है 0.48 इंटू 10⁻³ इंटू 4 है यहाँ पर, इंटू 1.25 है यहाँ पर, इंटू 10⁻² है यहाँ पर, अपॉन पाई की वैल्यू कुछ भी ले लो, 3.14 ले लो, या फिर 3.14 ही लेते हैं, 22/7 की जरूरत नहीं है, इंटू डी आपका क्या है, वही डायमीटर, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है। तो देखो अगर स्क्वायर है तो चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको 1.25, अरे ये क्या लिख रहा हूँ मैं, 1.25 इंटू 10⁻² द होल स्क्वायर, ईटा क्या है, ईटा है 10⁻3, ठीक है। अब ये 1.25 इंटू 10⁻² यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला पूरा एक कैंसिल हो जाएगा, है ना। ऊपर डी था, नीचे डी स्क्वायर था, ऊपर ये वाला टर्म डी था ना पूरा, डी और ये डी स्क्वायर, तो एक डी और एक डी कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला एक डी बचेगा खाली, ठीक है ना, मतलब 1.25 इंटू 10⁻² यहाँ पे सिर्फ बचेगा। तो इसको अभी हम लोग आगे करते हैं सब्स्टिट्यूट, 10⁻3 10⁻³ कैंसिल, ठीक है, तो पूरा कैंसिल हो गया, इसके साथ एक यहाँ पे बचा है, तो ये हो जाएगा ये क्यों लिख रहा हूँ, 0.48 इंटू 4, ऊपर और कुछ नहीं बचा है, नीचे 3.14 इंटू 1.25, और ये 10⁻² इंटू 10⁻³ 10⁻² इंटू 10⁻⁵, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1.92 मिलता है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3.925 मिलता है, और ये 10⁻⁵ ऊपर आएगा तो 10⁻5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1.92 अपॉन 3.9 ले लो, इसको 1.9 ही रखो, इसको 3.9 रखो, ये 10⁻5 ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यार एक चीज़ मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना भूल गया था, देखो यहाँ पे 0.4 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 60 है ना, तो यहाँ पे अगर मैं 0.48 इंटू 10⁻³ लिया मैंने Q1 की वैल्यू, तो डिवाइड बाई 60, मतलब यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई करना मैं भूल गया, ठीक है ना, मतलब आपको डिनोमिनेटर यहाँ पे 60 भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं करना भूल गया, तो 1.9 अपॉन 3.9 इंटू 60, तो अभी 3.9 इंटू 60 करते हैं तो 234 मिलता है, 1.9 डिवाइड बाई 234 करेंगे तो मिलेगा 8.119 इंटू 10⁻³ और इंटू 10⁻5, ये है ना, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा टर्म मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10⁻³ और 5 हो जाएगा 10⁻², ये पूरा मिलाएगा 10⁻² बच जाएगा, तो 8.11 इंटू 10⁻² करो तो 8.811 मिलता है। तो 811 जो है आपका वो लेस देन 1000 है ना, तो जब लेस देन आ रही है आपका लेस देन 1000 है, तो आपका जो फ्लो है वो क्या रहता है, लेमिनार। तो ये जो फ्लो है वो लेमिनार फ्लो रहेगा, पहला वाला कंडीशन, मतलब जब इस रेट से गिर रहा था, तब इस रेट से जब पानी आपका नल से गिर रहा था, तो ये जब वो फ्लो था आपका लेमिनार फ्लो है, ठीक है। सिमिलरली आप सेकेंड वाला भी निकाल लो, सेकेंड वाला मैं नहीं निकाल रहा हूँ, सेम आपको करना है, ठीक है, सेम, बस वेलोसिटी के बदले ये पूरा टर्म रख देना, Q यहाँ पे Q2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये Q ये वैल्यू आएगा, ठीक है, ये पूरा वैल्यू, ठीक है। तो वो कुछ ग्रेटर देन 2000 आएगा, तो वो आपका टर्बुलेंट फ्लो रहेगा, ठीक है, ओके। अभी हम लोग ना एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आगे भी टॉपिक पढ़ना बाकी है, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल ऐसे करना है बहुत सारे, तो मैं आपको बुक रेफ़र कर दूंगा, ठीक है, आप बुक खरीद लो, वो पूरा आप सॉल्व करो, ठीक है, मैं आपको बुक रेफ़र कर दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो देखो ये हो गया
नीट ओडिशा में आया हुआ है। टू स्मॉल स्फेरिकल मेटल, सेकेंड वाला, दो, हाँ अभी तक क्या मालूम पड़ा है कि दो स्मॉल स्फेरिकल मेटल है, ठीक है, हैविंग इक्वल मासेस, मासेस दोनों का सेम है, मतलब M1 इज इक्वल्स टू M2 है। चलो समझ में आ गया। मेड फ्रॉम द मटेरियल ऑफ डेंसिटी 1, हाँ इसका डेंसिटी अलग है, इसका डेंसिटी 1 है और इसका डेंसिटी 2 है, लेकिन दोनों के डेंसिटी का रिलेशन क्या है, क्या है उसमें दिया है, डेंसिटी 1 इज इक्वल टू 8 डेंसिटी 2। ओके, डेंसिटी 1 इज इक्वल्स टू 8 डेंसिटी 2। ओके, हैव अ रेडियस, रेडियस दोनों का क्या है, जो R1 है वो है 1 mm, जो R2 है वो है 2 mm, ठीक है, उसको एम में कर देना, इंटू 10⁻³ होगा। दे आर मेड टू फॉल वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट, ओ मतलब ये जो है ये रेस्ट से नीचे गिर रहे हैं, ठीक है भाई। दे आर मेड टू फॉल वर्टिकली इन अ विस्कस मीडियम, मतलब एक नीचे विस्कस मीडियम है कोई भी, ठीक है ना, वो मैंने बताया था, याद है ना, याद है कि नहीं याद है, स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ दे, हाँ, हुज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इक्वल्स ईटा, मतलब ये जो लिक्विड है, ये जो विस्कस मीडियम है, उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, ईटा, सिर्फ ईटा, एंड हुज डेंसिटी इज 0.1 डेंसिटी ऑफ दिस मेटल। ओके, मतलब इसका जो डेंसिटी है, ये लिक्विड का जो डेंसिटी है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, ये वाला डेंसिटी ले सकते हैं। याद है ना, स्टोक्स लॉ में दो डेंसिटी थे, एक ऐसे थे और एक ऐसे वाला था, तो ये वाला डेंसिटी हम लोग जिसका ज़्यादा, मतलब सॉलिड और लिक्विड में सॉलिड कर लेते हैं, और लिक्विड और गैसेस में रहेगा तो लिक्विड का ये डेंसिटी रहेगा, याद है मैंने बताया था। तो ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ ये लिक्विड है, ये कितना है, 0.1 डेंस, ये वाला सॉलिड का डेंसिटी 2, सॉलिड मेटल का डेंसिटी 2, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ रिलेशन दिया है कि द रेशियो ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटीज वुड बी, अच्छा मतलब दोनों का, इसका भी और इसका भी, दोनों का टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा, लेट्स से VT1 अपॉन VT2, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 अपॉन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉल 2। तो आपको पता है टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो अगर VT1 में लगाऊं तो VT1 टर्मिनल वेलोसिटी मैंने बताया था ना, 2R², हाँ, डेंसिटी माइनस डेंसिटी, ओके, G अपॉन 9 ईटा, ये था। तो ये V1 के लिए होगा, लेट्स से R1 ले लो और डेंसिटी ये 1 ले लो, और ये तो आपका लिक्विड का डेंसिटी हो गया, ये 1, ये डेंसिटी मतलब ये सॉलिड मेटल, ये मेटल 1 का वो है टर्मिनल वेलोसिटी। अब मेटल 2 का भी सेम होगा, तो ये R2² अपॉन मेटल 2 का डेंसिटी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड G अपॉन 9 ईटा। अब देखो 9 ईटा कैंसिल, G कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, कुछ चीज़ें ही बचेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो R1 का स्क्वायर यहाँ पे, तो R1 कितना है, 1 mm, ठीक है ना। तो देखो ये दोनों R mm में ही है, और यहाँ पे कोई भी मीटर में दूसरा टर्म आया ही नहीं, ठीक है, कोई भी मीटर में अभी तक आया टर्म नहीं आया, कोई भी मतलब किसी का भी यूनिट मीटर में अभी तक नहीं आया, तो इसके लिए हमको मीटर में करने की जरूरत ही नहीं है, इसको mm में ही फिलहाल रहने दो। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये डेंसिटी 1 आपको क्या, डेंसिटी 1 ही है, डेंसिटी 1 माइनस ये वाला जो डेंसिटी है कितना, ये डेंसिटी ये वाला, इसको मैं फिलहाल एज इट इज लिखता हूँ, अपॉन R2 क्या है 2 mm, तो 2 का स्क्वायर है ना, डेंसिटी 2 माइनस ये वाला डेंसिटी, इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, अब देखो ध्यान से, 1² तो 1 हो गया, लेकिन डेंसिटी 1, इसके बदले में क्या लिखता हूँ, 8 डेंसिटी 2, क्योंकि ये दिया हुआ है गिवन में, 8 डेंसिटी ऑफ मेटल 2 की डेंसिटी, ठीक है, माइनस, और ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो था वो है 0.1 डेंसिटी ऑफ मेटल 2 की डेंसिटी, तो हो गया 0.1 मेटल 2 की डेंसिटी 2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये डेंसिटी 2 क्या है, डेंसिटी 2 तो डेंसिटी 2 है, उसका कुछ नहीं है, और ये डेंसिटी क्या है, यह 0.1 डेंसिटी 2, अब मैं इक्वल क्यों डाल दिया, 0.1 डेंसिटी 2, ठीक है, बीच में माइनस था, तो ये हो गया 1/4। अब ये 8 माइनस 0.1 होता है 7.9 होता है, डेंसिटी 2 होगा, अपॉन 1, ये डेंसिटी 2 के आगे कुछ नहीं है, तो 1 माइनस 0.1 ये होता है 0.9 डेंसिटी 2, डेंसिटी 2 कैंसिल हो गया, ठीक है भैया, हाँ ठीक है भैया, ओके भैया। तो ये देखो, अगर मैं दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो ऊपर वाला हो जाएगा 79, नीचे वाला हो जाएगा 4 × 9, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 79, 4 4 जा, सॉरी 9 है ना ये, 9 4 जा 36, 79/36, देखो भैया 79/36, और आंसर डी, ठीक है ना, डी आंसर रहेगा। देखो नीट में आया, ऐसे ऐसे आते, मैंने बोला था फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, और कैसे क्या सब्स्टिट्यूट करना है वो आना चाहिए, वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी आप बुक ले सकते हो जिसमें बहुत सारे सम हो, ठीक है, आप बुक बोलो तो मैं रेफर कर दूंगा आपको, ठीक है, कमेंट में आप बताना, कमेंट करके। तो अब तो हम लोग ये नीट वाला करते हैं, ठीक है ना,
ये जो कि अपना नेशनल लेवल का नीट होता है उसमें, ये उड़ीसा वाला था उड़ीसा की नीट में। चलो ठीक है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है ना, वो किसी में भी आया हो। तो यार ये हम लोग 7th वाला सम देख रहे हैं अभी, देख सकते हो आप। तो इसमें क्या बोला है कि स्मॉल स्पीयर ऑफ रेडियस आर, एक स्पीयर है रेडियस आर फॉल इन द विस्कस मीडियम, वही मैंने आपको जो बताया था विस्कस मीडियम में फर्स्ट स्ट्रोक्स लॉ वाला। एज अ हीट इज प्रोड्यूस, अच्छा जब ये फॉल होता है इसमें, तो जैसे ये फॉल हुआ तो इस पर एक विस्कस फोर्स लगे सॉलिड पर, तो जैसे वो फोर्स लगता है ना, और ये क्या फ्रिक्शन भी होगा जब फ्रिक्शन, तो इस बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो लिक्विड, ये जो आपका सॉलिड था स्मॉल स्पीयर है ना, वो जैसे ही गया, इसका पहले काइनेटिक एनर्जी था, तो उसके अंदर जैसे काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया, जैसे लिक्विड के अंदर गया तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ, तो जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे। तो एज अ रिजल्ट हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू विस्कस फोर्स, मैं बोला ना विस्कस फोर्स इस पे लग गया इस सॉलिड पर, तो इसका काइनेटिक एनर्जी चला गया, जब काइनेटिक एनर्जी चला गया तो किस में गया, वो एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसके लिए वो काइनेटिक एनर्जी हीट में आ गया। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन द स्पीयर अटेन इट्स टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, अच्छा मतलब बोला है कि जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट है व्हेन स्पीयर अटेन्स इन टर्म, मतलब सीधी सी बात है, स्पीयर जो है वो एक वेलोसिटी से जाएगा, लेट्स से वो वेलोसिटी हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी लेते हैं, वीटी लेते हैं, ठीक है ना। तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है वीटी किसके प्रोपोर्शनल रहेगा वो बोला है, ठीक है ना, मतलब इस पे रहेगा, इस पे रहेगा, इस पे रहेगा, किस पे रहेगा, अच्छा जी चलो देखते हैं भैया। ओके तो देखो काइनेटिक एनर्जी आया, मतलब बेसिकली एनर्जी आया, एनर्जी क्या है, वो काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गया, तो हीट भी एक एनर्जी है, हीट इज ऑल्सो एनर्जी है ना, बस इसमें हीट में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है वो बात अलग है, लेकिन हीट इज ऑल्सो एनर्जी, तो एनर्जी कभी भी आता है तो मैं क्या बोलता हूँ, वर्क डन आया है ना, वर्क डन आया मतलब एनर्जी आया, एनर्जी हीट, तो ये हमको फाइंड करना है वैसे। तो देखो मैं क्या लिखता हूँ, फर्स्ट जो वर्क डन है आपका वो हीट में कन्वर्ट होगा, बेसिकली जो हीट है वही वर्क डन होगा, क्योंकि एनर्जी दोनों मैंने क्या बोला, वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी आपका हीट भी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है, ठीक है, तो एनर्जी बेसिकली, ठीक है। तो वर्क डन आपका फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही है ना। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इस सॉलिड पर, जो फोर्स लगेगा वो किसका फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा है ना, तो एफ वी ले लेते हैं हम लोग इसको, विस्कस फोर्स लग गया सॉलिड पर, विस्कस ही फोर्स लग गया ना। ओके भैया इतना तो मालूम पड़ गया, बट एक चीज देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे बोला है कि रेट ऑफ हीट, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, इसका मतलब क्या है कि टाइम डिवाइड बाय टाइम, मतलब हीट अपॉन टाइम, तो इसको भी डिवाइड बाय पूरे को टाइम करना, पूरे को डिवाइड बाय टाइम करना पड़ेगा है ना। अभी देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं एफ वी इंटू वेलोसिटी लिख सकता हूँ। अब ये वेलोसिटी कौन सा है, टर्मिनल वेलोसिटी है ना, ठीक है। तो जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट मिलेगा यहाँ पर, मतलब एच बाई टी जो मिलेगा, हीट अपॉन टी, वो क्या मिलेगा, एफ वी। अब देखो यहाँ पे एफ वी क्या है, विस्कस फोर्स, तो विस्कस फोर्स का एक फॉर्मूला है बाय 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 स्टोक्स लॉ, वो क्या है 6 पाई जो कि कांस्टेंट रहता है, नीटा इंटू रेडियस इंटू वेलोसिटी है ना। अब ये जो वेलोसिटी है यहाँ पे हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी लेने वाले, और ये भी इंटू वेलोसिटी हो गया, मतलब यहाँ पे तो वी टी का स्क्वायर हो गया, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 6 पाई नीटा आर वी टी, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है, इतना समझा। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन स्पीयर अटेन्स इट टर्मिनल वेलोसिटी, तो इसका मतलब जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट है यहाँ पे वो किसके प्रोपोर्शनल आया, आप बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीटी का स्क्वायर, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल आया है, ठीक है ना। ओके ये समझा, मतलब बेसिकली वीटी आपको नहीं बोला है, जब स्पीयर टर्मिनल वेलोसिटी में अटेंड करता है तब वो आर मतलब रेडियस के किसके प्रोपोर्शनल, मतलब आपको ये नहीं फाइंड करना है, आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट किसके प्रोपोर्शनल रहेगा वो फाइंड करना है, मतलब कौन से आर के प्रोपोर्शनल रहेगा, आर आपका क्या है बेसिकली रेडियस ऑफ ये स्पीयर है, ठीक है ना। ओके तो ये मैंने एक्चुअली गलत बोल दिया था, ओके ये समझा। तो ये अभी आपको एक कंडीशन मिल गया फर्स्ट, लेकिन हमको तो आर इसमें मिला ही, आर मिला लेकिन डायरेक्ट आर मिला, बट हमको इन टर्म्स ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी बोला है, तो हमको टर्मिनल वेलोसिटी की भी इसमें वैल्यू डालनी पड़ेगी ना, सीधी सी बात है, ठीक है। ओके तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1 को छोड़ो, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वी टी की भी वैल्यू डालने वाले, इसको छोड़ो, ये 1 इक्वेशन नहीं आएगा, 1 को हटा दो, एच बाई टी को ऐसे ही रखो, 6 पाई नीटा को ऐसे रखो, आर को भी ऐसे ही रखो, वी टी, ये वी टी है ना। अब वी टी का आपको फॉर्मूला पता है टर्मिनल वेलोसिटी का, ठीक है, क्या है बताओ, 2
आर स्क्वायर, है ना, 2r² डेंसिटी माइनस डेंसिटी g अपॉन 9 ईटा, यही होता है। अदर होल स्क्वायर है क्योंकि वीटी स्क्वायर है ना। तो देखो इसमें हम लोग को सिर्फ आर से लेना देना है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में ही आर दिया है ना, तो ऑप्शन में जब आर दिया तो सिर्फ हमको आर से लेना है। तो ये सिर्फ हम आर ले लो, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन साइन ला दो, इज इक्वल टू हटा दो, ठीक है। एक आर हो गया और ये आर स्क्वायर का द होल स्क्वायर, तो इसका मतलब r⁴ हो गया, तो ये हो गया। तो h/t देयरफॉर h/t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴ इंटू 1 प्लस 1 r⁵, मतलब रेट ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्शन प्रोपोर्शनल टू r⁵। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो ए ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। ये समझा कैसे किया, ठीक है। तो देखो आपको ऐसे ही करना है। इसमें क्या आता है, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला याद था मेरे को बस। और एक चीज़, आपको जो हीट प्रोडक्शन होता है वो वर्क डन के फॉर्मूले में वर्क डन ले सकते हो, क्योंकि वर्क डन बेसिकली क्या है, नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी में नथिंग बट वर्क डन, ठीक है। तो बस ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मैकेनिक्स पार्ट अभी चल रहा है, तो मैकेनिक्स में हम लोग वर्क डन को ज़्यादातर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही लेते हैं, ठीक है ना। अब भले से फ्लूइड मैकेनिक्स है वो बात अलग है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, जो कि है सरफेस टेंशन। 10.7 सरफेस टेंशन, इसको हम एग्जांपल के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब देखो आपने देखा होगा कि जो पानी और तेल है वो मिक्स नहीं होता है, ऑयल एंड वाटर। लेकिन अगर आप उसको एक बर्तन में दोनों को मिक्स करोगे और टेम्परेचर बढ़ा दो तो शायद मिक्स हो सकता है ना, लेकिन ऐसे आप मिक्स करोगे तो नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल, मर्क्यूरी, एक वो थर्मोमीटर में जो रीडिंग दिखाता है ना, वो आपका मर्क्यूरी रहता है, तो वो ग्लास को वेट नहीं करता है। और दूसरा जो वाटर है वो ग्लास में चिपक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसे और भी एग्जांपल है। जैसे वो अपने जो पेंटिंग वाला ब्रश देखा होगा ना, ब्रश, तो जैसे वो पानी के अंदर डालोगे या पेंट के अंदर डालोगे तो पूरा फैल जाता है, उसके जो पंख रहते हैं, मतलब हेयर रहते हैं, जो हेयर टाइप के, ठीक है। लेकिन जैसे वो पानी से बाहर निकालो वो पूरे चिपक जाते हैं ऐसे, है ना, ऐसा आपने देखा है। तो ऐसा क्यों होता है, ये सब और सब सरफेस टेंशन की वजह से होता है। तो अब हम देखेंगे कि सरफेस टेंशन क्या है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन को पहले हम लोग समझने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें समझते हैं जो आपके टेस्टिंग में नहीं दिया है, ठीक, ओके। तो जो पहला है आपके जो टेस्टिंग में नहीं दिया है वो है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। देखो दो टाइप के होते हैं, एक इंटर होता है और एक इंट्रा होता है, ठीक है ना। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, तो ये बेसिकली क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स। इंटरमोलिक्यूल क्या होगा कि दो मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है ना, उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। लेकिन इंट्रामोलिकुलर फोर्स मतलब क्या होगा कि मॉलिक्यूल एक ही रहेगा, उसके अंदर जो एटम्स है ना उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन रहेगा, ठीक है ना। तो ये याद रखना, इंटर और इंट्रा के बीच का फर्क, ये मैंने आपको पहले ही बताया शायद, ठीक है। तो ये आप याद रखना, मैं इसको रफ करता हूँ। तो हम लोग आते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब देखो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कोहेसिव फोर्स, फर्स्ट वन इज कोहेसिव फोर्स, एक मिनट, कोहेसिव फोर्स। तो ये कोहेसिव फोर्स क्या होता है, ये बेसिकली दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स होता है। इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, या आप समझ लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या मैं सिर्फ फोर्स ही लिख रहा हूँ, फोर्स बिटवीन, एक मिनट ये क्या लिख दिया मैंने, बिटवीन, ऐसे लिखते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, ठीक है ना। तो ये आपका होता है, दो बार सेम लिख दिया, ऑफ सेम सब्सटेंस, तो ये होता है आपका कोहेसिव फोर्स। इसका सेम सब्सटेंस का मतलब क्या कि जैसे अगर कोई पानी है, ठीक है ना, कोई पानी है, तो पानी में जो मॉलिक्यूल रहेंगे तो उन दोनों मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, मेनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है कोहेसिव फोर्स, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स लगेगा वो होगा आपका कोहेसिव फोर्स, समझ गए। अब जैसे सॉलिड है, कोई भी सॉलिड ले लो, तो सॉलिड के अंदर दो मॉलिक्यूल रहेंगे, उन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आपका कोहेसिव फोर्स होगा, समझे। तो एग्जांपल में जैसे मैंने बताया वो आप लिख सकते हो। दूसरा होता है आपका एडहेसिव फोर्स। तो बेसिकली ये एडहेसिव फोर्स क्या होता है, ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, ठीक है। ये समझा, ये नहीं समझा। तो जैसे कि ये मार्कर मैं चला रहा हूँ, ठीक है ना, मार्कर किस पे चला रहा हूँ, ये बोर्ड पे चला रहा हूँ, तो मार्कर का जो इंक है ना उसका भी मॉलिक्यूल है, और ये बोर्ड का है, जो बोर्ड है ये इसका भी मॉलिक्यूल है, तो दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से चिपक गए तभी ये आपका मार्कर चल रहा है इस पे, नहीं तो नहीं चलता, है ना। तो ये आपका हो गया एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स मतलब क्या कि दो डिफरेंट सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल्स
अलग अलग सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होते हैं। कि जैसे अगर मैं बात ये तो मैंने लाइव एग्जांपल बता दिया आपको अभी। जैसे आप बात करो एक सॉलिड है और एक यहाँ पे लिक्विड है। तो लिक्विड, अगर सॉलिड को आप लिक्विड में डाल दो, लेट्स से इसको आपने लिक्विड में डाल दिया, ठीक है, तो ये जो सॉलिड का मॉलिक्यूल रहेगा और जो लिक्विड का मॉलिक्यूल रहेगा, इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। मेनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है, अडहेसिव फोर्स। तो इसको हम बोलेंगे अडहेसिव फोर्स। ठीक है, ये समझा? ओके, ये एक लाइन में, तो ये समझना जरूरी था। अभी हम लोग एक और चीज पे आते हैं जो कि है रेंज ऑफ मोलेकुलर फोर्स। इसको मैं रफ करता हूं। सो दूसरा चीज है आपका रेंज ऑफ मोलेकुलर फोर्स। मतलब एक मॉलिक्यूल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का रेंज रहेगा वो कहाँ तक रहेगा, उसको हम बोलेंगे रेंज ऑफ मोलेकुलर फोर्स। सिंपल, ये समझा? तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, सपोज ये पूरा एक लिक्विड है, ये एक लिक्विड है, इसके अंदर सपोज एक मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो ये मॉलिक्यूल, इसके आसपास भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो इस मॉलिक्यूल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो यहाँ तक रेंज रहेगा। ठीक है, यहाँ तक रेंज रहेगा, सपोज यहाँ तक रहेगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है, मतलब फोर्स लगा सकता है। लेकिन वही अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल बोल दूँ तो ये जो मॉलिक्यूल है इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा सकता। समझे? तो इसका एक रेंज होता है यहाँ तक, और इसको हम लोग ऐसे स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में भी इसको हम बोलते हैं स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब इस स्पीयर के अंदर ही ये मॉलिक्यूल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकता है। मतलब इस स्पीयर के अंदर अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल रहेगा तो ये मॉलिक्यूल इस पे फोर्स लगाएगा, यहाँ पे रहेगा तो ये मॉलिक्यूल इस पे फोर्स लगाएगा, इस एज पर भी रहेगा ना, इस सर्कल पे, तो हमें फोर्स लगेगा, इस मॉलिक्यूल का इस पर फोर्स लगेगा। लेकिन यहाँ पर है, वो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर है, तो फोर्स नहीं लगेगा इस मॉलिक्यूल पर, इसका फोर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेंज ऑफ मोलेकुलर फोर्स। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये दोनों। तो अब हम आते हैं सरफेस टेंशन पे। सरफेस टेंशन बेसिकली क्या होगा, सपोज मैंने एक कांच का ग्लास लिया, उसमें आपने देखा ही होगा कांच का ग्लास, उसमें आप पानी यहाँ तक भर दो, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ तक पानी भरा है ना, वहाँ पे आपने देखा होगा कि हल्का सा ऐसा लेयर जैसा बनता है, हल्का सा, ठीक है ना, पतला सा, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, उसको हम लोग सरफेस फिल्म बोलते हैं। सरफेस फिल्म, FILM, ठीक है, सरफेस फिल्म बोलेंगे, या फिर उसको, ये ऊपर वाले को हम लोग सरफेस भी बोलेंगे। ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस। बेसिकली सरफेस और सरफेस फिल्म, ये पूरे पार्ट को ही हम लोग ज़्यादातर कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेकिन इस पार्ट को जनरली हम लोग सरफेस फिल्म से ही डिनोट करते हैं, या तो फिल्म बोलेंगे या तो सरफेस फिल्म बोलेंगे इसमें, हाँ, सरफेस टेंशन में, ठीक है। ठीक है, तो ये सरफेस फिल्म क्या होता है, सरफेस फिल्म में बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल रहते हैं, ठीक है ना। अब इसका जो एग्जांपल है, जैसे कि आपको एग्जांपल दिख रहा है, आपको इमेज दिख रहा है ना, इमेज में देखो ऐसे ही कुछ लेयर फॉर्म हुआ है ना, दिख रहा है ना, ग्लास का वाटर है, उसके अंदर ऐसे हल्का सा ऐसा लेयर फॉर्म है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि उस सरफेस लेयर में ना बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल रहते हैं, ठीक है। अब वो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वो अंदर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। जो अंदर के मॉलिक्यूल्स है ना, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो अंदर की तरफ सारे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे, सारे मॉलिक्यूल को, जितने भी सरफेस फिल्म में है मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि सारे मॉलिक्यूल नीचे आने की कोशिश करते हैं। इस सरफेस फिल्म के अंदर जितने मॉलिक्यूल हैं सब नीचे आने की ट्राई करते हैं, नीचे आने की कोशिश करते हैं। तो इससे होता है क्या, ये जो पूरा फिल्म है, सरफेस है, ये पूरा जो सरफेस है, सरफेस फिल्म है, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करने लगता है। स्ट्रेच मेम्ब्रेन, जैसे आप किसी को भी स्ट्रेच करो, रबर बैंड हो गया, उसको स्ट्रेच करो, तो ये ऐसा ये एक्ट करने लगता है। तो जब ये जैसे ये ऐसा एक्ट करता है, इस चीज़ को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। मतलब जो सरफेस है वाटर का, जो लिक्विड का सरफेस है, वो एक टेंशन में है, ठीक है ना। वो किस में, वो टेंशन में है, तो इसको हम बोलेंगे सरफेस टेंशन। ये समझा? अब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आएगा, वो जरा देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग सरफेस टेंशन, ये समझ में आ गया। तो देखो सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला एक्चुअली रहता है वो रहता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। याद रखना, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब कि जो भी इस सरफेस, जो भी ये मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, इस पे एक फोर्स लगता है, वो टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस लगता है। टेंजेंट टू मतलब जैसे लिक्विड का सरफेस ऐसे है तो टेंजेंटली उस पर लगेगा, ऐसे लगे, मतलब टेंजेंट समझते हो ना। अगर ये मॉलिक्यूल है तो इस पर टेंजेंट ऐसे हो सकता है ड्रॉ, या ऐसे भी हो सकता है ड्रॉ, या वो साइड में भी ड्रॉ हो सकता है ना, अगर 3D में आप देखोगे तो, ठीक है। तो टेंजेंट नहीं लगता है, तो ऐसा वो पॉइंट लेंथ लगता है। मतलब आपने एक लेंथ कंसिडर कर लिया, सपोज यहाँ से यहाँ तक मैंने लेंथ कंसिडर कर लिया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक लेंथ कंसिडर कर दिया, तो उस सारे लेंथ पर टेंजेंशियली फोर्स लगेगा, और जितने भी फोर्स लगेंगे वो सारे उस लेंथ के परपेंडिकुलर रहेंगे, ठीक है ना। ये आपने लेंथ लिया है, तो कोई बार और मैं बता देता हूँ।
तो सपोज मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ लेता हूँ, ठीक है, ये एल हो गया। तो इस लेंथ पे परपेंडिकुलर फोर्स लगेंगे। परपेंडिकुलर फोर्स सपोज ऐसा लग गया, मतलब वो मैं 3D में बता रहा हूँ, वो साइड में लग गया, अंदर साइड में लग गया, ठीक है, ये अंदर साइड में लग गया, ऊपर नहीं लग रहा, ये वाटर सरफेस के ऊपर नहीं लग रहा है, टेंजेंटली लग रहा है, ठीक है, ऐसे लग गया, ऐसे लग गया। तो ये फोर्स पॉइंट लेंथ होता है। और जो फोर्स रहता है और जो लेंथ रहता है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या रहता है, 90 डिग्री, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। ओके, फोर्स, ये फोर्स है आपका, ये सारे फोर्स है और ये लेंथ है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री। तो याद रखना, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आ गया फोर्स पॉइंट लेंथ। फिर इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट देखो, फोर्स न्यूटन होता है, न्यूटन पर मीटर हो गया। डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो इसका, ठीक है, डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो। ये बेसिकली ऐसा यूनिट होगा, है ना, ऐसा यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट डाइन, डाइन पर मिनट, सीजीएस यूनिट लिख देता हूँ, सीजीएस, सीजीएस यूनिट क्या होगा, वो होगा डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है। सरफेस टेंशन को आपके जो टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में एस से डिनोट किया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर टी से डिनोट करूंगा, ठीक है ना, सरफेस टेंशन को। तो जो सरफेस टेंशन है उसका फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये ऐसा सरफेस टेंशन लगता है क्यों है, जरा वो देखते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ओके, अब जैसे कि सपोज ये सरफेस फिल्म है, इतना सरफेस फिल्म है। अब मैं यहाँ पे कोई भी दो मॉलिक्यूल लेता हूँ या तीन मॉलिक्यूल लेता हूँ, ठीक, या दो ही मॉलिक्यूल लेता हूँ। सपोज एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, एक मॉलिक्यूल, लेट्स से इस मॉलिक्यूल, अरे यार ये क्या कर दिया, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, लेट्स से इसका रेंज ऑफ इतना है, मतलब यहाँ तक वो अट्रैक्ट कर सकता है किसी भी दूसरा मॉलिक्यूल को, इसका भी रेंज इतना है, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई भी इस स्पीयर के बीच में कोई भी मॉलिक्यूल आया तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इसका जो रेंज है, इसके रेंज के अंदर अब क्या है कि एयर के मॉलिक्यूल भी रहेंगे, है ना, यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल भी रहेंगे क्योंकि वो हवा में है, उसका आधा, इसका जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है, रेंज जो है थोड़ा आधा हवा में और आधा पानी के अंदर है, ठीक है, और इसका तो पूरा ही स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पानी के अंदर है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो एयर के मॉलिक्यूल है ना यहाँ पे, अब एयर का जो डेंसिटी होता है आपको पता है कम होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड। तो इसके लिए एयर के जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर बहुत कम रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे, थोड़ा बहुत ही रहेंगे। लेकिन लिक्विड का मॉलिक्यूल यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू एयर का मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे एयर का मॉलिक्यूल है, याद रखना, एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्योंकि वो आधा हवे में है, उसका रेंज जो है ना, इस मॉलिक्यूल का रेंज आधा हवे में है। और यहाँ पे रहेगा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो अब होता क्या है कि सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पे लिक्विड के हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स कम है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है। एक एयर के मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे एडहेसिव फोर्स, है ना, एयर का मॉलिक्यूल और ये लिक्विड का मॉलिक्यूल। तो एयर के मॉलिक्यूल के साथ जो भी फोर्स लगेगा वो क्या रहेगा, एडहेसिव फोर्स रहेगा। लेकिन जो लिक्विड का मॉलिक्यूल लिक्विड पे जो फोर्स लगाएगा अंदर की तरफ, वो तो कोहेसिव फोर्स रहेगा। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो कोहेसिव फोर्स है, CF कोहेसिव फोर्स, वो ग्रेटर देन है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या रहेगा, बिटवीन एयर मॉलिक्यूल एंड लिक्विड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, मतलब लिक्विड, आप देख सकते हो कि जो मतलब इसका मतलब जो मॉलिक्यूल है वो अंदर की तरफ ज़्यादा खिंचाएगा, है ना, अंदर की तरफ उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, इसके लिए वो नीचे की तरफ रहता है। तो ऐसा हर एक मॉलिक्यूल पे होता है, ये जो सरफेस फिल्म पे रहते हैं ना जितने मॉलिक्यूल, ऐसा हर एक मॉलिक्यूल के साथ वो नीचे की तरफ वो खिंचाते हैं, ठीक है ना, नीचे की तरफ उन पर फोर्स लगता है। ये समझा। तो इसकी वजह से वो जो फिल्म है पूरा एक टेंशन के अंदर रहता है, सरफेस, जिसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो पानी का सरफेस है उस पर चींटी आराम से चल लेती है, जिसको इंग्लिश में हम लोग एंट बोलते हैं। आराम से वो चल के एक पार से दूसरे पार चली जाती है ना, वो इजीली चल जाती है क्योंकि वो बेसिकली वो स्ट्रेच में ना, एकदम स्ट्रेच में सरफेस टेंशन के अंदर है। तो जो चींटी है या फिर कोई भी हल्का ऑब्जेक्ट ले लो, उस पर रख दो, वो नहीं डूबेगा। कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट, पत्ता रख दो एक हल्का सा, वो भी नहीं डूबेगा, ठीक है। ओके, ये समझा। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल की बात करूँ तो ये मॉलिक्यूल हर जगह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, लिक्विड का ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन ये मॉलिक्यूल यहीं पर रहेगा। क्यों? क्योंकि हर जगह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना, वो हर एक फोर्स कैंसिल कर दे रहा है एक दूसरे को। मतलब ये जो लिक्विड है या ये जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है ना। किस में रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। बट ये मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम में नहीं है, इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है। इसके लिए ये सारे मॉलिक्यूल्स जितने भी सरफेस फिल्म पे रहेंगे ना, सारे मॉलिक्यूल्स पे नेट फोर्स नीचे की तरफ रहेगा। इसके लिए वो ये सारे मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है ना।
सरफेस एनर्जी पे आते हैं, ठीक है ना, सरफेस एनर्जी टॉपिक पे आते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि देखो यहाँ पे जो जितने भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ये सरफेस फिल्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो तो एक अंडर टेंशन रहते हैं, ये ऊपर से उन पे जो फोर्स लगता है वो अंदर की तरफ लगता है। कि सपोज अगर सपोज इसके अंदर आपने कुछ डाल दिया, कुछ बड़ा सा पत्थर वित्थर डाल दिया, तो क्या होता है कि इस सरफेस पे जो मॉलिक्यूल रहते हैं कई बार वो नीचे चले जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ये सरफेस फिल्म का फॉर्म होना ही होना है। तो क्या होता है कि कई बार जो अंदर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो इस सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। ये समझा मैंने क्या बोला? अगर आपने इसमें पत्थर डाला या कुछ भी किया, ठीक है, तो ये सरफेस फिल्म पे जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो अंदर चले जाते हैं और कोई मॉलिक्यूल्स वो सरफेस फिल्म पे आ जाते हैं। तो जैसे मॉलिक्यूल्स अंदर का मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म के ऊपर मतलब सरफेस फिल्म में आता है, तो क्या होता है इस मॉलिक्यूल पे वर्क डन होता है ना। एक तो वो अंदर की तरफ फोर्स से अट्रैक्टेड था, है ना, हर तरफ से फोर्स से अट्रैक्ट था बेसिकली, लेकिन वो एक एक डिस्टेंस कवर कर लेता है ना, ठीक है। तो जब एक डिस्टेंस कवर करता है तो वो बेसिकली क्या होता है, वर्क डन होता है वहां पर, है ना। तो ये जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन होता है, वर्क डन किस में होता है, ठीक है। तो ये एक पूरा डेफिनेशन है, मैंने लिखा है सरफेस एनर्जी का। जब मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल कम्स फ्रॉम इनसाइड टू द सरफेस फिल्म, इस पे आया मॉलिक्यूल यहाँ पर, वर्क इज डन अगेंस्ट द इनवर्ड फोर्स, है ना। उस मॉलिक्यूल पे अंदर की तरफ ही फोर्स लग रहा था ना, तो वर्क डन मतलब बेसिकली आपका मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है लेकिन उस मॉलिक्यूल पे फोर्स नीचे की तरफ लगा, तो अगेंस्ट द इनवर्ड फोर्स। और ये जो वर्क हुआ स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब सीधी सी बात है, जब ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो एक हाइट पे जा रहा है ना। अब जब हाइट पे जा रहा है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आना ही आना है, ठीक है ना। इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी, उस चीज को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का मतलब क्या होगा कि जितने भी इस सरफेस फिल्म में जितने भी मॉलिक्यूल रहेंगे उस सबके अंदर सरफेस एनर्जी रहेगा। सबके अंदर क्या रहेगा, सरफेस एनर्जी रहेगा, ठीक है ना। और जो भी मॉलिक्यूल अंदर से ऊपर तक आएंगे, अंदर से उस सरफेस फिल्म में आएंगे, तो उसके अंदर भी सरफेस एनर्जी आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप बात करो कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, तो किसमें सबसे ज्यादा सरफेस एनर्जी है, तो आप बोल सकते हो इसमें ज्यादा सरफेस एनर्जी है। ये तो मॉलिक्यूल अंदर की तरफ है, ठीक है ना, ये समझे। ऊपर से हर तरफ से इस पे जो फोर्स लगेगा ना वो कैंसिल कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो इस पे सरफेस एनर्जी ज्यादा रहेगा। एक तो वो नीचे की तरफ भी जाने की कोशिश कर रहा है और वो सरफेस फिल्म में अटका भी है, ठीक है। तो इस पे सरफेस एनर्जी ज्यादा रहेगा, याद रखना। जितने भी सरफेस फिल्म में जितने भी मॉलिक्यूल रहेंगे उस पर सरफेस एनर्जी ज्यादा रहेगा। और ये सरफेस एनर्जी का सिंपल डेफिनेशन हो गया। अब देखो जो सरफेस एनर्जी बेसिकली क्या है, एनर्जी है, ठीक है ना। तो इसका सरफेस एनर्जी का यूनिट क्या होगा, क्या होता है यूनिट, सरफेस एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। जूल सीजीएस ऐसा यूनिट होगा, तो सीजीएस यूनिट क्या होगा, अर्ग होता है ना। डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, L2m1t-2, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या वर्क डन, सबका यही होता है डायमेंशन, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ओके। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है बेसिकली मॉलिक्यूल का, वही आपका सरफेस एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ये भी चीज़ एक नोट कर सकते हो, ओके। और ऊपर से एक और नोट कर लें कि जो भी इस पे सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल रहते हैं उनमें एक्स्ट्रा एनर्जी रहता है, एक्स्ट्रा एनर्जी। और वो एक्स्ट्रा एनर्जी आपका क्या रहता है, एक्स्ट्रा एनर्जी जो रहता है दैट लिक्विड सरफेस होल्ड, ऐसा मैं लिखता हूँ, दैट लिक्विड सरफेस होल्ड, HOLD होल्ड्स, इज ऑल्सो कॉल्ड सरफेस एनर्जी, इज ऑल्सो कॉल्ड सरफेस एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, ओके। तो अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अभी हम लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आते हैं। तो अगला जो टॉपिक है आपका सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, ठीक। तो बेसिकली इन दोनों का रिलेशन क्या होगा वो हम लोग देखते हैं, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच का रिलेशन क्या होगा। ओके, सरफेस एनर्जी मतलब आप बोल सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क डन भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी है ना तो वर्क डन भी हो सकता है। और सरफेस टेंशन तो आपका टेंशन ही होता है, फोर्स पॉइंट लेंथ होता है, ठीक है। अब देखेंगे कि हम इन दोनों का रिलेशन क्या होता है। तो सपोज मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगुलर शेप का ले लेता हूँ, एक कोई भी मटेरियल ले लेता हूँ, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का, लेकिन ये सारे फिक्स साइड है, ये सारे साइड है ना फिक्स साइड है, मतलब आप बोल सकते हो कि लोहे के साइड है, लोहा स्टील होता है ना, स्टील का साइड है। लेकिन एक साइड में ऐसा रखता हूँ ये वाला, जो कि ये धागा है बेसिकली, धागा में बांधता हूँ। अब इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, सोप सोल्यूशन में डुबा दूंगा, फिर निकालूंगा, ठीक है। तो जैसे ही निकालता हूँ तो इसमें आप देखोगे कि इसमें आप इमेज में देख सकते हो ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि फिल्म बन जाता है, ठीक है, फिल्म बन जाता है। किसका फिल्म रहता है, वो सोप सोल्यूशन का फिल्म रहता है, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, सरफेस फिल्म बन जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो धागा है
ये जो धागा है वो अंदर की तरफ चला जाता है, वो सोप सोल्यूशन के फिल्म की वजह से वो जो धागा है वो अंदर की तरफ, मतलब उस पे ये जो धागे पे जो फोर्स लगे है वो अंदर की तरफ लगता है। ठीक है, ये समझे। अब मुझे क्या करना है, इस धागा पे जो फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ उसको मेरे को बाहर लेके आना है। तो जितना फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है ना उतना ही फोर्स मैं उस धागे पे मैं बाहर की तरफ लगाऊंगा। ठीक है, ये समझे। तो सपोज ये जो धागा है ये जो धागा अभी जो दिख रहा है यहाँ पे, ये अंदर की तरफ फोर्स लगा तो अंदर तक चला गया। अब मेरे को क्या करना है, उसको फोर्स लगा के थोड़ा सा डिस्टेंस पे लेके आना है। तो फोर्स लगाया तो ये धागा वापस अपने, सपोज ये ओरिजिनल था तो ये ओरिजिनल डिस्टेंस पे वापस आ गया, मतलब ओरिजिनल प्लेस पे वापस आ गया जहाँ पे मैंने बांधा था धागा को। ठीक है, एक मिनट को ऐसा मैं कर रहा हूँ, ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, ओके। तो जैसे मैं यहाँ पे फोर्स लगाया ये ओरिजिनल अपने आपका ओरिजिनल प्लेस पे वापस आ गया। तो ये डिस्टेंस लेट्स ले लेते हैं, यहाँ पे डी ले लेते हैं। ठीक, और ये जो है ये धागा का ये डिस्टेंस है ये वाला, ये कितना धागा, ये लेट से एल, ये यहाँ तक ये पूरा एल रहेगा। ठीक है, तो ये फोर्स कितना होगा वो जरा हम लोग देखते हैं। मतलब ये जो फोर्स अंदर की तरफ सोप सॉल्यूशन खींच रहा है वो उतने हमको फोर्स यहाँ पे भी लगाना है, सेम फोर्स लगाना है। ठीक है, तभी वो अपने ओरिजिनल, ये आपका ओरिजिनल पोजीशन ऑफ धागा रहेगा, ओजी पोजीशन, ओरिजिनल ओजी। ठीक है, तो लेट से हम लोग क्या बोलते हैं कि अब देखो पहली बात तो ये फोर्स कितना लग रहा है, ये दोनों फोर्स कितना है, ये दोनों फोर्स सेम है याद रखना, क्योंकि जितना फोर्स लगा है अंदर की तरफ उतना ही फोर्स हम लोगों ने लगाया तभी ये जाके बाहर आया। तो फोर्स आपका कितना रहेगा, फोर्स फोर्स ड्यू टू सोप फिल्म जो है वो कितना है, लेट्स से F इज इक्वल्स टू 2TL। अब ये 2TL कैसे आया, 2 कैसे आया, चलो क्योंकि टेंशन क्या होता है बेसिकली, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ना, सॉरी फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो फोर्स क्या होगा, देयरफॉर फोर्स इज टेंशन इनटू लेंथ होगा, यही होगा ना। तो वही फोर्स इज इक्वल टू टेंशन इनटू लेंथ, ये समझ में आ गया। इनटू के लिए मैं डॉट लगाता हूँ, ठीक है, ये समझ आना इनटू है। लेकिन ये 2 कैसे आया, 2 इसकी वजह से आया क्योंकि ये जो दो सरफेस है ना, एक आगे साइड रहेगा एक ये साइड रहेगा, एक पीछे साइड भी रहेगा ना सरफेस, तो 2 सरफेस है। जब 2 सरफेस है तो आपका जो ये लेंथ है वो भी ट्वाइस ही लगता है, 2 लगता है। ठीक है, बेसिकली 2 लग गया यहाँ पे, इसके लिए 2 आया। ठीक है ना, ड्यू टू ईच साइड ऑफ फिल्म, ये समझ गया। तो 2 कैसे आया, तो जो आपका फोर्स है वो 2TL लग रहा है। तो फोर्स ये अंदर की तरफ जब 2TL लग रहा है तो ये बाहर की तरफ भी मुझे 2TL ही लगाना पड़ेगा, तभी जाके अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। ठीक है, ये समझा। ओके, तो देखो अभी क्या होता है कि इसको मैं बाहर किया मतलब फोर्स लगाया, तो जब फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए लेट्स से डिस्प्लेसमेंट डी हुआ, तो जब फोर्स हुआ और डिस्प्लेसमेंट हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे वर्क डन हुआ। ठीक है, तो देयरफॉर वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ड्यू टू, किसका वर्क डन अगेंस्ट हो रहा है, फोर्स ड्यू टू जो आपका सो फिल्म था ना, वो जो फोर्स लग रहा था उसकी आप अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हो ना। तो वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ड्यू टू फिल्म इज क्या होगा, वर्क डन वही होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप फोर्स को सेम इतने ही फोर्स लगा रहे हो, ये बाहर खींचने के लिए भी उतने ही फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, सो लेट से वो जो ये वाला है ना इसको हम लोग F डैश ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला जो आप बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हो लेट से उसको हम लोग F डैश ले लेते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर आपको इजीली समझेगा। और ये जो अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा था वो है कैपिटल F। तो ये अंदर की तरफ फोर्स हम लोग बता सकते हैं कि अंदर की तरफ ये जो फोर्स लग रहा था ना उसके हम लोगों ने अगेंस्ट काम किया, वर्क डन किया। तो ये F डैश हो गया, ये F डैश डॉट डी हो गया क्योंकि आपने ये फोर्स लगाया है। मतलब वैसे तो ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे F इज इक्वल्स टू F डैश है। ठीक है, ये याद रखना। तो ये हो गया फोर्स डैश। अब देखो ये दोनों तो सेम ही है, F इज इक्वल टू F डैश है, तो F डैश के बदले आप 2TL रख सकते हो, 2 डॉट T डॉट L डॉट D। तो ये वर्क डन आपको क्या आ गया, 2LT ये आ गया। ठीक है, अब देखो ये D है ये L है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है, सीधी सी बात है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू इंटू टेंशन। तो ये 2LD जो है ये बेसिकली 2 क्यों है, ये देखो L इंटू डी मतलब एरिया होगा। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेकिन 2 क्यों है, क्योंकि दो फिल्म का 2 साइड है ना, एक आगे साइड एक पीछे साइड रहेगा। ठीक है, तो दोनों साइड का एरिया हम लोग को लेना पड़ेगा। तो ये इसके मतलब क्या ले सकते हो, ए ले सकते हो, मतलब एरिया इंटू टी क्या है, टेंशन, टाइम नहीं है। तो वर्क डन आपका क्या आएगा, टेंशन इंटू
एरिया, एरिया इंटू टेंशन, या मैं इसको आगे लिख दो, ठीक है, तो टेंशन को आगे लिख दो इंटू एरिया। तो वर्क डन जो आया आपका क्या आया, टेंशन इंटू एरिया। और ये जो वर्क डन है मैंने आपको बताया, ये जो वर्क डन ही है आपका किसके फॉर्म में स्टोर रहता है, वर्क डन, देयरफॉर वर्क डन is stored in the form of, in the form of surface energy, ठीक है। so therefore W is equal to surface energy is equals to tension into area। तो ये आपका surface energy और tension का रिलेशन आ गया। तो इसका मतलब आप देख सकते हो कि जो surface energy है, ठीक है, वो आपका टेंशन इंटू एरिया है। इसका मतलब क्या कि पहले आपका जो जब आपने सोप सॉल्यूशन में डुबाया तब आपका यहाँ तक था वो वायर, जो धागा था, जो मूवेबल धागा था वो यहाँ तक था, ठीक है ना। तो अब आपने जैसे ही खींचा, उसको फोर्स लगा के खींचा, तो वो अपने सपोज यहाँ तक आ गया, ओरिजिनल पोजीशन तक अपने आ गया। तो आप देख सकते हो कि सरफेस एरिया भी यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, एरिया भी इंक्रीज हो गया ना। पहले आपका एरिया इतना था, सपोज यहाँ पे इतना एरिया था, अब जैसे आपने फोर्स लगा के खींचा यहाँ पे, तो यहाँ तक एरिया हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ तक एरिया हो गया, ओके। तो बेसिकली ये फोर्स की वजह से होता है, फोर्स यहाँ पे टेंशन में आता है ना। अब टेंशन के बदले आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, सो देयरफॉर यहाँ पे लिखता हूँ, इसको रफ कर यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। सो टेंशन के बदले आप क्या लिख सकते हो, दूसरा फॉर्मूला सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया, ठीक है। तो ये टेंशन के बदले भी आप लिख सकते हो, सरफेस एनर्जी के बदले आप वर्क डन भी लगा सकते हो, और ये पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था ना सरफेस एनर्जी का डेफिनेशन, तो इस चीज़ को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए तो एक बार ऐसा भी लिख सकते हो, सरफेस वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू टेंशन इनटू एरिया। ये पूरा ऐसे फॉर्मूला लिख के बॉक्स में आप लगा डाल दो। ये टेंशन क्या है, ये सरफेस टेंशन है, ठीक है। ये टी आपका सरफेस टेंशन, ये एरिया है, जो फोर्स लगा के जितना एरिया इंक्रीज होता है ना, वही आपका एरिया है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। ये देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये टेंशन क्या होगा, ऐसा होगा। फिर देखो, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जो है एरिया इंक्रीज हो रहा है ना, तो सरफेस एनर्जी भी इंक्रीज होगा, टेंशन तो सेम ही रहेगा, टेंशन नहीं चेंज होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो, जो इंक्रीज इन सरफेस एरिया है, सरफेस एनर्जी है, इज इक्वल्स टू टेंशन इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसको आप ऐसा, क्योंकि यहाँ पे आप आपने फोर्स लगा तो एरिया इंक्रीज हुआ ना, तो सरफेस एनर्जी भी इंक्रीज हुआ, सीधी सी बात है। लेकिन टेंशन आपका वही रहेगा, टेंशन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, टेंशन इज इक्वल्स टू चेंज इन सरफेस एनर्जी अपॉन चेंज इन एरिया, ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत सारे ये इसको रफ कर देना, इसको भी आपने लिख दिया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये सब लिख के बॉक्स आप बना दो, ठीक है। तो अब हम लोग आगे इसके पे एक कंसेप्ट देखते हैं। तो यार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करने पड़ेंगे। देखो, जैसे कि हमको पता है कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो विस्कोसिटी कम होती है, तो सिमिलरली सरफेस टेंशन भी आपका कम होगा जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा तब, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल बताया था कि ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते ऐसे डालोगे, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, मतलब उसको हीटिंग करोगे तो दोनों मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि सरफेस टेंशन कम हो जाता है ना दोनों का, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ टू मटेरियल अट्रैक्ट ईच अदर देन सरफेस एनर्जी, ऐसी सरफेस एनर्जी, एस टी सरफेस टेंशन, तो उसके बाद सरफेस एनर्जी डिक्रीजेस, समझे। इसका मतलब अगर दो मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कि सरफेस एनर्जी दोनों का कम हो जाएगा जब अट्रैक्ट करेंगे तो। लेकिन अगर वो रिपेल करते हैं तो दोनों अगर रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो दोनों का सरफेस एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, ये भी याद रखना। तीसरा क्या कि फ्लूइड विल स्टिक टू सॉलिड, एक फ्लूइड है, एक फ्लूइड का सरफेस है, एक सॉलिड का सरफेस है, तो ये फ्लूइड जो है ना, ये सॉलिड पे स्टिक होगा कब, जब सरफेस एनर्जी बिटवीन फ्लूइड एंड सॉलिड इज स्मॉलर, सरफेस एनर्जी जो है वो स्मॉलर होगा, स्मॉलर देन द सम ऑफ, मतलब एडिशन ऑफ सरफेस एनर्जी बिटवीन सॉलिड एयर एंड फ्लूइड एयर। इसका मतलब क्या है कि अब मैंने आपको बताया था ना कोई सी फोर्स, एडेसिव फोर्स, तो अगर आपने बोला कि सपोज एक सॉलिड सरफेस है, ये एक यहाँ पे लिक्विड है, तो यहाँ पे तीन सरफेस है, एक तो यहाँ पे एयर है, ये लिक्विड हो गया, ये सॉलिड हो गया, है ना। तो अब सरफेस एनर्जी बिटवीन फ्लूइड अपना एंड सॉलिड, यहाँ पे जो फ्लूइड है वो लिक्विड है बेसिकली, तो ये बेसिकली लिक्विड है मतलब फ्लूइड, तो फ्लूइड और सॉलिड इन दोनों के बीच का जो सरफेस एनर्जी वो कम रहेगा कब, जब सरफेस एनर्जी बिटवीन सॉलिड एंड एयर, मतलब इन दोनों का सरफेस एनर्जी, और फ्लूइड एंड एयर इन दोनों का सरफेस एनर्जी, दोनों का जो एडिशन है वो दोनों मिला रहेगा,
ठीक है ना, तो आपका इन दोनों का सरफेस एनर्जी कम होता है, सिंपल, ये समझे। मतलब मैं ये क्या, सरफेस एनर्जी बिटवीन क्या था ये, फ्लूइड सॉलिड, मतलब एफ एस इज लेस देन, ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, इज लेस देन सरफेस एनर्जी बिटवीन सॉलिड एयर, मतलब एस ए प्लस सरफेस एनर्जी बिटवीन फ्लूइड एयर एफ ए। समझ गए, ये इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर लेना।